संगीता जी के पड़ोस के घर में रहने वाली नितिभा, जिसे प्यार से वह नीति कहकर पुकारती थी, उसका बचपना उसकी सौतेली माँ की मार से कहीं खो सा गया था। प्यार के दो बोल बोलने वाली और स्नेह के साथ खाना खिलाने वाली कोई थी तो बस पड़ोस की संगीता आंटी। संगीता जी भी माँ की ममता को तरस रही थीं। नितिभा के मन को अपने प्यार से भर देना चाहती थीं, लेकिन ऐसा वह कैसे करती। दोपहर के 2 बज रहे थे। रसोई का काम निपटाकर संगीता जी लेटी हुई अपने बेटे कार्तिक के बारे में सोच रही थी कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। कौन हो सकता है? शायद डाकिया होगा। ये सोचते हुए बाहर आई और दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक 22-23 साल की युवती खड़ी थी। आंटी, मुझे पहचाना आपने? मैं नितिभा, आपकी नीति, आपके बगल के घर में रहने वाली। वह बोली। अरे नितिभा, तुम यहाँ कैसे? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? एक साथ ढेरों प्रश्न उनके मुंह से निकल पड़े। संगीता जी उसे पकड़कर प्यार से अंदर ले आईं। नितिभा भी बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए एक अबोध बालक की तरह उनके पीछे पीछे अंदर आ गई। बैठो बेटा। उनका इशारा पाकर वह यंत्रवत बैठ गई। संगीता जी ने गौर से देखा तो नीति के नयन नक्श काफी तीखे थे। रंग गोरा था, बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थीं। यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी नितिभा का शरीर, बस ये समझिए कि हड्डियों का ढांचा भर था। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उससे पूछा, बेटा कैसी हो तुम? नजरें झुकाए बेहद धीमी आवाज में नितिभा बोली, आंटी, मैंने कितने पत्र आपको लिखे, पर आपने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। संगीता जी खामोश एकटक उसे देखते हुए सोच रही थी। बेटा, पत्र तो तुम्हारे बराबर आते रहे, पर तुम्हारी माँ और पापा के डर के कारण जवाब देना उचित नहीं समझा। उन्हें चुप देखकर शायद वह भी उनका उत्तर समझ गई थी। फिर संकोच भरे शब्दों में बोली, आंटी, 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। प्लीज मुझे खाना खिला दो। मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ का व्यवहार। रोज रोज की मार और तानों से मैं आहत हो चुकी हूँ। ये कहकर नितिभा उनके पैरों में गिर पड़ी। संगीता जी ने उसे उठाया और गले से लगाया तो वह फपक पड़ी और उनका स्पर्श पाते ही उसके धैर्य का बांध टूट गया। आंटी, कई बार जी में आया कि आत्महत्या कर लूं, कई बार कहीं भाग जाने को कदम उठे, लेकिन मैं इस दुनिया की सच्चाई को जानती हूँ। जब मेरे माँ बाप ही मुझे नहीं स्वीकार कर पा रहे तो और कौन देगा मुझे अपने आंचल की छांव। बचपन से माँ की ममता के लिए तरस रही हूँ और आखिर मैं अब उस घर को सदा के लिए छोड़कर आपके पास आई हूँ, वह स्पर्श ढूंढने जो एक बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। प्लीज आंटी, मना मत करना। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए संगीता जी ने कहा, ऐसा दोबारा भूल कर भी मत कहना। अब कहीं नहीं जाएगी तू, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसे अपनी छाती से लगा लिया तो एक सुखद एहसास से उसकी आंखें भी भर आईं। पूरा शरीर रोमांचित हो गया और वह एक बच्ची सी बनी उनसे चिपकी रही, उष्णता पाती रही उनके बदन से, उनके स्पर्श से। संगीता जी रसोई में जब उसके लिए खाना लेने गईं तो जी में आ रहा था कि जाने क्या खिला दें उसे। पूरी थाली को करीने से सजाकर वो बाहर ले आई थी तो थाली को देखकर नितिभा रो पड़ी। उन्होंने उसे चुप कराया और कसम दिलाई कि अब वो कभी नहीं रोएगी। वह धीरे धीरे खाती रही और वह अतीत में खो गई। बरसों से सहेजी संवेदनाएं प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत बाहर निकलने लगी। नितिभा 3 साल की थी कि काल के क्रूर हाथों ने उससे उसकी माँ का आंचल छीन लिया। नितिभा की माँ को ब्लड कैंसर था। बहुत इलाज कराया था नितिभा के पापा ने, पर वह नहीं बच पाई। 3 साल की मासूम नितिभा रोती बिलखती रह गई। इस सदमे से उबरने से नितिभा के पापा को महीनों लग गए, लेकिन वे नितिभा का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और नितिभा की माँ को गए 6 महीने बीत गए। फिर सभी रिश्तेदारों एवं दोस्तों के प्रयासों के बाद नितिभा के पापा ने दूसरी शादी कर ली। इस शादी के पीछे उनके मन में शायद ये स्वार्थ भी कहीं छुपा था कि नितिभा अभी बहुत छोटी है और उसकी देखभाल के लिए घर में एक औरत का होना जरूरी है। रिश्ते नाते वालों ने भी उन्हें यही सब समझाया था। शुरुआत में तो कुछ महीने पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान रमोला का नितिभा के प्रति सामान्य व्यवहार रहा, किंतु जो ही रमोला की कोख में एक नए मेहमान ने दस्तक दी, सौतेली माँ का नितिभा के प्रति व्यवहार तेजी से असामान्य होने लगा। रमोला ने जब बेटी को जन्म दिया तो नितिभा के पिता को कोई विशेष खुशी नहीं हुई। वह चाह रहे थे कि बेटा हो, पर एक बेटे की उम्मीद में
रमोला को 3 बेटियां हो गईं और ज्यों-ज्यों नितिभा की बहनों की संख्या बढ़ती गई, त्यों-त्यों उसकी मुसीबतों का पहाड़ भी बड़ा होता गया। आए दिन नितिभा के शरीर पर उभरे स्याह निशान माँ के सौतेलेपन को चीख-चीख कर उजागर करते थे। कितनी बेरहम थी रमोला! जब बच्चों के कोमल नाजुक गालों पर माँ बाप के प्यार भरे स्पर्श की जरूरत होती है, तब नितिभा के मासूम गालों पर उंगलियों के निशान झलकते थे। रमोला का खुद की पिटाई से जब जी नहीं भरता, तो उसके पिता से नितिभा की शिकायत करती। पहले तो वह इस ओर ध्यान नहीं देते थे, पर रोज रोज पत्नी द्वारा कान भरे जाने से तंग आकर वह भी बड़ी बेरहमी से नितिभा को मारते। सच ही तो है, जब माँ दूसरी हो तो बाप पहले ही तीसरा हो जाता है। अब तो वह नन्ही सी जान को मार खाने की आदत सी हो गई थी। मार खाते समय उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी तो बस सिसकियां। वह मासूम बच्ची तो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह रोती तो मार और अधिक पड़ती। खाने को मिलता बहनों का जूठन। नितबा बहनों को जब दूध पीते और मिठाइयाँ फल खाते देखती तो उसका मन ललचा उठता, लेकिन उसे मिलता कभी कभार बहनों द्वारा छोड़ा हुआ दूध, फल और मिठाई। कई बार तो नितिभा जब जूठे गिलास धोने को ले जाती तो उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ही पी लेती। गजब का धैर्य और संतोष था उसमें। शुरू में नितिभा मेरे घर आ जाया करती थी, किंतु अब रमोला ने उसे मेरे यहाँ आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। नितिभा के साथ इतनी निर्दयता को देखकर दिल करा उठता था कि आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष। उस दिन तो रमोला ने हद ही कर दी, जब नितिभा का बिस्तर और सामान घर के बगल में खाली पड़े गोदाम में लगा दिया। मेरी छत से उनके गोदाम का खुला हिस्सा स्पष्ट दिखाई देता था। जाड़ों का मौसम था। मैं अपनी छत पर कुर्सी डालकर धूप सेक रही थी। तभी देखा नितिभा एक थाली में भाई बहन द्वारा छोड़ा गया खाना लेकर गोदाम की तरफ जा रही थी। संगीता जी की नजर उस पर पड़ी तो वह शर्म के मारी दौड़ पड़ी। दौड़ने से उसके पैर में पत्थर से ठोकर लग गई और खाने की थाली गिर पड़ी। आवाज सुनकर रमोला दौड़ी दौड़ी बाहर आई। आओ देखा ना ताओ। नितिभा के भोले चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए। उल्टा कहीं की मर क्यों नहीं गई? जब माँ मरी थी तो तुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? छोड़ गई है मेरे खातिर जी जंजाल। अरे चलते नहीं बनता क्या? शरीर के साथ साथ आंखों पर भी चर्बी चढ़ी है। जहर खाकर मर जा, अब और खाना नहीं है, भूखी मर। आवाज के साथ साथ रमोला के हाथ भी तेजी से चल रहे थे। उस वक्त का वह नजारा देखकर तो संगीता जी अवाक रह गईं। काफी सोच विचार के बाद वह एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और नितिभा को इशारे से बाहर बुलाकर पूछा, क्या वह खाना खाएगी? पहले तो वह उनके इशारे को समझ नहीं पाई, किंतु शीघ्र ही उसने इशारे में ही खाने की स्वीकृति दे दी। संगीता जी जल्दी से रसोई में गईं और बाकी बचे खाने को पॉलिथीन में भरकर एक रस्सी में बांधकर नीचे लटका दिया। नितिभा ने बिना किसी औपचारिकता के थैली खोल ली और गोदाम में ले गई। वहां बैठकर खाने लगी। धीरे धीरे ये एक क्रम सा बन गया कि घर में जो कुछ भी बनता संगीता जी नितिभा के लिए अवश्य रख देती और मौका देकर उसे दे देती। उसे खिलाने में उन्हें एक आत्मसुख सा मिलता था। कुछ ही दिनों में नितिभा से उनका लगाव बढ़ता गया और एक अजीब बंधन में जकड़ते गए वो दोनों। संगीता जी की बहन की शादी थी तो वे 10 दिनों के लिए मायके चली आईं, लेकिन नितिभा की याद उन्हें जब जब परेशान करती रहती, खासकर तब, और अधिक उसकी याद आती जब वे खाना खाने बैठती। हालांकि उन दोनों के बीच कभी कोई बातचीत नहीं होती थी, पर इशारों में ही वह सारी बातें कह देती एवं समझ लेती। बहन की शादी से जब वापस लौटी तो सीधे छत पर गई। वहां देखा कि ढेर सारे कागज पत्थर में लपेटे हुए पड़े थे। हर कागज पर लिखा था, आंटी आप कहाँ चली गई हो? कब आओगी? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज जल्दी आओ ना। एक कागज खोला तो उस पर लिखा था, मैंने कल माँ से अच्छा खाना मांगा तो मुझे गर्म चिमटे से मारा, मेरा हाथ जल गया है, अब तो उसमें घाव हो गया है। वे कागज के टुकड़ों को उठा उठा कर पढ़ रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। नीचे झांक कर देखा तो नितिभा अपनी कुर्सी मेज पर दुबकी सी बैठी पढ़ रही थी। दौड़कर नीचे गई और मायके से लाई कुछ मिठाइयाँ और पूरियां लेकर ऊपर आ गई और नितिभा को इशारा किया। उन्हें देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने खाने का सामान रस्सी से नीचे उतार दिया। नितिभा ने झट से डब्बा खोला और बैठकर खाने लगी। तभी उसकी छोटी बहन पाखी वहां आ गई और नितिभा को मिठाइयाँ खाते देख जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि नितिभा ने उसके मुंह पर हाथ रख चुप कराया और उससे कहा, तू भी मिठाई खा ले। पाखी ने मिठाई तो खा ली,
लेकिन नितिवा से चिढ़ के कारण अंदर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बता दिया। रमोला झट से बाहर आई और नितिवा के हाथ से डब्बा छीन कर फेंक दिया और बोली, अरे भूखी मर रही थी क्या? घर पर खाने को नहीं मिलता है क्या जो पड़ोस से भीख मांगती है? चल जा अंदर, बर्तन पड़े हैं उन्हें धो मांज ले, बढ़िया ही मिठाई खाने वाली। नितिवा के साथ साथ रमोला मुझे भी भला बुरा कहते हुए अंदर चली गई। इस घटना के बाद नितिवा मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद वह कहीं चली गई है, पर एक दिन जब कपड़े सुखाने छत पर गई तो एक कागज पत्थर में लिपटा पड़ा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये नितिवा ने ही फेंका होगा। कपड़ों को नीचे रखकर कागज खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्यारी आंटी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मार खाती आ रही हूँ। आंटी के जिनकी माँ मर जाती है उनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया इस हाल में? क्यों नहीं मुझे भी अपने साथ ले गईं? पापा तो मेरे अपने हैं, फिर वह भी मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हैं? क्या उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है? छोड़िए, जाने दीजिए। शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। पापा का ट्रांसफर हो गया है, अब हम लोग यहाँ से कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। कहाँ? मैं तो इतना भी नहीं जानती। जानती हूँ तो बस इतना कि मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। फिर किससे कहूंगी अपना दर्द? आपकी बहुत याद आएगी। काश आंटी आप मेरी माँ होती, कितना प्यार करती मुझको। कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, अब ज्यादा लिख भी नहीं पा रही हूँ। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अक्सर नितिवा के बारे में अपने पति धवल से बातें करती तो वह गंभीर हो जाया करते थे। इसी कारण मैं इस बात को कभी आगे नहीं बढ़ा पाई। नितिवा को लेकर मैं काफी ऊहापोह में रहती थी, किंतु समय के साथ साथ उसकी याद धुंधली पड़ने लगी। अचानक नितिवा का एक पत्र आया, फिर तो यदा कदा उसके पत्र आते रहे, किंतु एक अज्ञात भय से मैं कभी उसे पत्र नहीं लिख पाई और न ही सहानुभूति दर्शा पाई। अचानक कटोरी गिरने की आवाज से संगीता जी अतीत की यादों से बाहर निकल आईं। देखा नितिवा सामने बैठी है, उसके हाथ कपकपा रहे थे। शायद इसी वजह से कटोरी गिर गई थी। संगीता जी ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, फिर उसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर अपनी साड़ी पहनने को दी। गुलाबी रंग की साड़ी उस पर खूब फब रही थी। उसके बाल संवारे तो और अच्छी लगने लगी। बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों काफी देर तक इधर उधर की बातें करती रहीं। इसी बीच कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। नितिवा तो सो गई, पर संगीता जी के मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहा। एक तरफ तो वो नितिवा को अपनाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ इस विचार से सिहर उठती कि इस बात को लेकर धवल की प्रतिक्रिया क्या होगी। शायद उनको अच्छा न लगे। नितिवा का यहाँ आना इसी उधेड़ बुन में शाम के 7 बज गए। दरवाजे की घंटी बजी तो जाकर दरवाजा खोला। धवल ऑफिस से आ चुके थे। पूरे घर में अंधेरा छाया देखकर पूछ बैठे, क्यों, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? नितिवा को लेकर संगीता जी इस तरह उलझ गई थी कि घर की बत्तियां जलाना भी भूल गईं। घर की बत्तियां जलाकर रोशनी की और रसोई में आकर धवल के लिए चाय बनाने लगी। विचारों का क्रम लगातार जारी था। बार बार यही सोच रही थी कि नितिवा के यहाँ आने की बात धवल को कैसे बताई जाए। क्या धवल नितिवा को स्वीकार कर पाएंगे? सोच सोच कर संगीता जी के हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे थे। धवल उनकी इस मनोदशा को शायद भांप रहे थे, तभी बार बार पूछ रहे थे, आज तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? इतनी व्यग्र एवं परेशान तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? संगीता जी शायद इसी पल का इंतजार कर रही थीं। उचित मौका देखकर उन्होंने बड़े ही सधे शब्दों में कहा, नितिवा आई है। उनका इतना कहना था कि धवल गंभीर हो उठे। घर में एक मौन पसर गया। रात का खाना तीनों ने एक साथ खाया। नितिवा को अलग कमरे में सुलाकर संगीता अपने कमरे में आ गई। धवल दूसरी तरफ करवट लिए लेटे थे, वो भी एक और लेट गई। दोनों बिस्तर पर दो जिंदा लाशों की तरह लेटे रहे। धवल काफी देर तक करवट बदलते रहे। विचारों की आंधी में नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद धवल की आवाज ने संगीता जी की विचार श्रृंखला पर विराम लगाया। बोले, देखो, मैं नितिवा को उसकी माँ तो नहीं दे सकता हूँ, पर हाँ, सासू माँ दे सकता हूँ। मैं नीति को इस तरह नहीं, बल्कि अपने घर में बहू बनाकर रखूंगा। तब ये दुनिया और समाज कुछ भी नहीं कह पाएगा। अन्यथा एक पराई लड़की को इस घर में पनाह देंगे तो हमारे सामने अनेक सवाल उठेंगे। लोग इसके चरित्र पर भी उंगली उठाएंगे। धवल ने तो संगीता जी के मुंह की बात छीन ली थी। कभी सोचा ही नहीं था वे इस तरह अपना फैसला सुनाएंगे। संगीता खुशी से उछलते हुए चिपक गई धवल के विशाल हृदय से और रो पड़ी।
संगीता जी बहुत खुश होते हुए बोली, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो इतने विशाल हृदय वाले इंसान की पत्नी हूँ। जैसा संगीता सोच रही थी, वैसा ही धवल भी सोच रहे थे कि हमारे इस फैसले को क्या कार्तिक स्वीकार करेगा। कार्तिक समझदार और संस्कारवान तो है, पर शादी के बारे में अपना फैसला उस पर थोपना कहीं जाती तो नहीं होगी, कहीं उसके जीवन में अपना कोई हमसफर तो नहीं, उसकी क्या पसंद है, कभी पूछा ही नहीं। एक ओर जहां मन में आशंका के बादल घुमड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर दृढ़ विश्वास भी था कि वह कभी हम लोग की बात नहीं टालेगा। कई बार मन में विचार आया कि फोन पर बेटे से पूछ लें, पर यह सोचकर कि फोन पर बात करना ठीक नहीं होगा, अतः उसके आने का दोनों इंतजार करने लगे। इधर जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए, नितिभा की सेहत सुधरने लगी, रंगत पर निखार आने लगा, सूखी त्वचा चिकनी और कांतिमयी होकर सोने सी दमकने लगी थी। संगीता जी के आंचल की छांव पाकर नितिभा में एक नई जान सी आ गई। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी के बाद वर्षा की पहली फुहार पड़ने पर पौधे हरे भरे हो उठते हैं। अब वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ एवं ऊर्जावान दिखाई देने लगी थी। उसने इस बीच कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिए थे। वह दिन भी आ गया जब कार्तिक मुंबई से वापस आया। संगीता जी और उनके पति को बेटे के आने की जितनी खुशी थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी उसका फैसला सुनने की थी। कार्तिक को वापस आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। 2-3 दिन आराम से बिताकर अब वह भी अपने पापा के साथ ऑफिस जाकर उनका हाथ बटाने लगा। इस बीच उसकी और नितिभा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। उन दोनों की बढ़ती नजदीकियों को देखकर कार्तिक की मम्मी ने उसे अपने और पापा के फैसले के विषय में बता दिया। कार्तिक तो उनकी इच्छा जानकर आश्चर्य में पड़ गया था, लेकिन वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। कार्तिक अपने साथ ही पढ़ने वाली मानसी को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने घर आकर अपने मम्मी पापा से इस विषय में बात करने की सोची थी और उसे उम्मीद थी कि वो लोग उसे समझेंगे और उसकी शादी मानसी के साथ करवा देंगे। लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही हो रहा था। संगीता जी ने उसे अपने और धवल जी के मन की बात बता दी और एक उम्मीद के साथ उसकी तरफ देख रही थी। कार्तिक अपनी बात बताने के अवसर की तलाश में ही रह गया। कार्तिक अपने माँ पापा की इच्छा की अवहेलना भी नहीं कर सकता था और नितिभा से शादी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि नितिभा बेशक सुंदर थी और उसकी दोस्त थी, लेकिन वह उसके टाइप की नहीं थी। इसलिए वह चाहता था कि नितिभा खुद ही उससे शादी करने से इनकार कर दे। अपने मन में ऐसा विचार करके उसने नितिभा से इस विषय में बात करने का फैसला लिया। नितिभा, मम्मी पापा चाहते हैं मेरी और तुम्हारी शादी कर दी जाए, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा डिजर्व करती हो। तुम मुझसे कहीं बेहतर जीवन साथी पाने की हकदार हो। मैं शायद ही तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार दे पाऊँ। मैं मम्मी पापा को सामने से मना नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद उनसे मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दो। नितिभा, जो अब तक अपनी नजरें नीचे किए हुए ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखती है। कुछ देर बाद वह बोली, वह आपके मम्मी पापा हैं, तब आप उन्हें मना नहीं कर सकते। और मुझ पर तो उनके कितने एहसान हैं। वे मेरा भविष्य संवारना चाहते हैं, मुझे अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी रिश्ते वो मुझे ज्यादा दिन यहाँ रख भी नहीं सकते। बस इस कारण वो ये शादी चाहते हैं, ताकि कोई मेरे या आपके परिवार के ऊपर उंगली ना उठा सके और मैं आराम से यहाँ रहकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिता सकूं। मैं कैसे उन्हें मना कर सकती हूँ, और मैं पहले ही उन्हें अपनी सहमति दे चुकी हूँ, तो अब मैं क्या कारण बताकर मना करूँ। आप खुद ही जाकर उनसे मना कर दीजिए। उन्होंने आपसे भी तो अपनी इच्छा ही जाहिर की है। मुझे आपके फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। आपकी खुशी के लिए मैं अपने कदम पीछे ले लूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे ये नहीं हो पाएगा। उसका जवाब सुनकर कार्तिक गुस्से से बोला, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और तुम खुद जाकर शादी के लिए मना करोगी। मैं नहीं जानता कि तुम कैसे ये करोगी, लेकिन तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये शादी हुई तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम स्वयं रहोगी। बाद में मुझे दोष मत देना। इतना कहकर कार्तिक कमरे से बाहर निकल गया और नितिभा वहीं जमीन पर धम्म से बैठ गई। नितिभा ने संगीता जी और धवल जी को शादी से इनकार किया तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा, जिसका नितिभा के पास कोई जवाब नहीं था और न ही वो अपनी मनाही का कोई ठोस कारण दे पाई। परिणाम स्वरूप दोनों की सगाई कर दी गई
और 15 दिन बाद का शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया गया। इन 15 दिनों में कार्तिक एक दिन भी घर में ठीक से नहीं रुका था। उसका ज्यादा से ज्यादा समय घर के बाहर ही बीतता था। न ही उसने उस दिन के बाद से नितिभा से इस विषय में कोई बात की थी। वह फिर से एक बार हिम्मत करके मम्मी पापा के पास बात करने के लिए गया भी था, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी देखकर वह कुछ कह ही नहीं पाया। वह इस सब का जिम्मेदार नितिवा को ही मानता था कि ना वो यहाँ आती और न ऐसा कुछ होता। कार्तिक खुद में ही गुम रहने वालों में से था और उसकी चुप्पी की वजह से उसने अपने मम्मी पापा को कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, जिसके कारण आने वाले समय से अनजान नितिभा भी इसे कार्तिक की सहमति मान बैठी थी। 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त भी आ गया। कार्तिक का घर दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। हर तरफ खुशियों की बरसात हो रही थी। संगीता जी के तो आज पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनके लाडले बेटे ने उनके मन की मुराद जो पूरी कर दी थी। लाल रंग के लहंगे में सजी नितिभा का रूप ऐसा निखरा हुआ था जैसे आसमान से कोई परी धरती पर उतर आई हो। जो एक बार देखे वो देखता ही रह जाए। हर कोई उसके रूप की प्रशंसा कर रहा था। सब मेहमान दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थे। उनकी जोड़ी की सब तारीफ कर रहे थे। इतने पर भी कार्तिक ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली थी। नितिभा इसका कारण शायद जान चुकी थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। शादी में संगीता जी की तरफ के कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस शादी से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि ये शादी ना हो। धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हो गई। संगीता जी उन दोनों की बलाएं लेते नहीं थक रही थीं। आज उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। शादी के बाद की सारी रस्मों के बाद नितिभा को कार्तिक के कमरे में ही भेज दिया गया। नितिभा अकेले में उस कमरे का मुआयना करने लगी, क्योंकि इससे पहले इतने समय में वह कभी भी कार्तिक के कमरे में नहीं आई थी। कितना सुंदर और बड़ा सा कमरा था कार्तिक का। आईने में खुद को निहार कर खुद ही शर्माने लगी नितिभा। दरवाजे पर खट की आवाज के साथ कार्तिक कमरे में आया। नितिभा ने एक नजर डालते हुए उसे देखा। ओह, कितना सुंदर और सजीला लग रहा था कार्तिक कुर्ते और पायजामे में। कार्तिक ने उड़ती हुई सी नजर नितिभा पर डाली, जो अभी तक सजी सवरी खड़ी थी, और कबर्ड से अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। नितिभा सोचने लगी, कम से कम तारीफ के 2 बोल ही बोल देते। शब्दों की बचत का क्या ताजमहल खड़ा करना है। खैर, यही सब सोचते हुए नितिभा भी कार्तिक के आने के बाद अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। जब तक वह कपड़े बदल कर आई, कार्तिक सो चुका था या सोने का नाटक कर रहा था। नितिभा को कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह लगभग महीना बीत गया। कार्तिक सुबह बहुत देर से उठता और देर रात तक आता था। नितिभा रात में खाने की वजह से उसका इंतजार करती मिलती। 1-2 बार तो उसने बाहर से खाकर आने का बहाना बना दिया, लेकिन फिर अपनी माँ के कहने पर वह घर आकर खाना खाने लगा। इसके अलावा वह नितिभा से कोई बात नहीं करता था, जबकि नितिभा उसके सारे काम समय पर करती, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए खाना बनाती, सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर रखती। लेकिन कार्तिक ने तो जैसे उसकी तरफ से मौन व्रत धारण किया हुआ था। इस बीच उसने नितिभा से कोई बात नहीं की थी। अब तक नितिभा को भी एक कॉलेज में टीचर की नौकरी मिल गई थी। वह चाहती थी कि आगे जो भी करे अपनी मेहनत से करे। घर देर आने का कारण संगीता जी के पूछने पर कार्तिक ने काम ज्यादा होने का बहाना बना दिया। वैसे भी कार्तिक कम ही बोलता था, इसलिए उसकी चुप्पी किसी को कुछ महसूस भी नहीं हुई। धवल जी आजकल ऑफिस जाते नहीं थे। उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। वह सुबह नितिभा के कॉलेज जाने के बाद उठता, तैयार होता और घर से निकल जाता। रात को भी देर रात सबके सोने के बाद ही घर आता था। लेकिन आज नितिभा भी कार्तिक से बात करने का मन बना चुकी थी। उसने बस कार्तिक के ऑफिस से आने का इंतजार था। उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। नितिभा काफी देर तक कार्तिक का इंतजार करती रही। शाम से रात हो गई। जब काफी समय हो गया तो वह सोने के लिए जाने लगी, मगर फिर से उसे जाने का मन नहीं हुआ, तो फिर से वह बैठकर उसका इंतजार करने लगी। आज वो किसी भी तरह उससे बात करना चाहती थी कि कार्तिक आखिर इतना लेट घर क्यों आता है, क्योंकि जब वह कमरे में आती थी कार्तिक सो चुका होता था और सुबह वह जल्दी उठता नहीं था। कार्तिक का इंतजार करते उसे बालकनी में कुर्सी पर बैठे बैठे ही नींद आ गई। रात को लगभग 11:30 बजे गाड़ी की आवाज से उसकी नींद खुली, तो उसने आंखें खोलकर आवाज की तरफ देखा। बाहर के मेन गेट से कार्तिक की गाड़ी अंदर आई। नितिभा ने नीचे आकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया।
कार्तिक इस वक्त उसे वहां देखकर चौंक गया था। उसने इस वक्त तक उसके जागते रहने की उम्मीद नहीं की थी। वह उसे इग्नोर करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं खाना गर्म कर रही हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाइए। खाना खाते समय दोनों में कोई बात नहीं हुई और वह खाकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद नितवा भी कमरे में आ गई। उसने देखा कि कार्तिक सोने की तैयारी में था। आखिर नितवा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आपने मुझसे शादी क्यों की? आप तो ये शादी करना ही नहीं चाहते थे, और जब शादी हो चुकी है तो फिर इस तरह चुप रहने का या दूर भागने का क्या मतलब है? कार्तिक ने उसे इग्नोर कर दिया और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कार्तिक का चुप रहना नितिभा को बहुत अखर रहा था। वह उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई और लड़की पसंद थी और आप उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन मम्मी पापा जी की इच्छा के कारण आपको मुझसे शादी करनी पड़ी? अगर आपको कोई पसंद थी तो आप घर पर बता सकते थे। मम्मी आपकी मर्जी के बिना कभी हमारी शादी नहीं करवाती, न ही उनके मन में ऐसा कोई ख्याल आता। नितवा की इस बात से कार्तिक के दबे हुए गुस्से की चिंगारी को एकदम से भड़का दिया। वह गुस्से से लाल होते हुए खड़ा हो गया। उसने जोर से नितवा की बाजुओं को पकड़कर उसे कबड़ से लगा दिया और अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से नितवा को घूरते हुए बोला, हाँ करता था मैं किसी और को पसंद, लेकिन उससे तुम्हें क्या? तुम तो चाहती थी, तुम्हें मिल गया है। तुम्हें मम्मी पापा का प्यार चाहिए था, मिल गया। तुम्हें यहाँ रहने के लिए एक रिश्ते में बंधना था, बंध गई। तुम इस घर में रहकर अपने सपने पूरा करने चाहती थी, करो, लेकिन मुझसे दूर रहो। वह इतने अधिक गुस्से में था कि नितिवा के बाजुओं पर उसका दबाव बढ़ रहा था और उसके हाथ अब दर्द कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। नितिवा भारी आंखों से कार्तिक की ओर देखते हुए बोली, कार्तिक प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन अपने गुस्से के आगे कार्तिक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और न ही सुनाई दे रहा था। उसने नितिवा को एक ओर धकेलते हुए कहा, तुम जो भी चाहती थी तुम्हें सब मिलेगा, केवल मुझे छोड़कर। मैंने पहले ही कहा था कि शादी से मना कर दो, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर पाई। अब भुगतो। मेरी एक बात और कान खोलकर सुन लो, ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं मेरी वजह से मम्मी पापा को दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने चुपचाप ये शादी कर ली। बाकी सबके सामने हम पति पत्नी की तरह ही रहेंगे, मगर इस कमरे में हम दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, इसलिए जब तक यहाँ हो मुझसे दूर ही रहना। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मगर मैं आपसे माफी। नितिभा के मुंह से माफी शब्द सुनकर कार्तिक का गुस्सा और भड़क गया। उसने नितिभा का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। नितिभा रोते हुए खुद को पीछे की ओर खींचने लगी। तुमसे शादी मैंने मम्मी के कारण कर ली, अब तुम खुद को मेरी नफरत से बचा कर रखना, और हो सके तो मेरे सामने ही मत आना। इतना कहकर कार्तिक नफरत से मुंह फेर कर अंदर जाकर सो गया। नितिभा बालकनी में बैठी न जाने कब तक आंसू बहाती हुई वहीं सो गई। सुबह की पहली किरण चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली तो देखा कि वह सारी रात बालकनी में ही बीत गई थी। वह अपने मन में कुछ निश्चय कर उठी और तैयार होकर नीचे चली आई। अब तक वह घर की सारी जिम्मेदारी एक बहू की तरह संभाल चुकी थी। सबसे पहले उसने घर के मंदिर में दिया जलाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद रसोई में जाकर सबसे पहले सास ससुर के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में देकर आई। फिर उसने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर वह कॉलेज के लिए निकल गई। रात में भी वह कार्तिक के आने से पहले ही डाइनिंग टेबल पर खाना रखकर कमरे में जाकर सो गई। कार्तिक ने डोरबेल बजाई तो नौकर ने आकर दरवाजा खोला तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन खाने के लिए भी नितिवा को इंतजार करते नहीं देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। नौकर राजू ने आकर उसके लिए खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद जब वह कमरे में पहुंचा तो नितिभा अपनी साइड में गहरी नींद में सो रही थी। उनकी शादी को महीना पूरा होने को था और ऐसा पहली बार हुआ था कि नितिभा उसके आने से पहले खाना खाकर सो गई थी। वह सर को झटकते हुए दूसरी साइड में सो गया। अब तो ये रोज का ही हो गया था। पहले कुछ समय तक तो उसने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि जान छूटी, लेकिन फिर धीरे धीरे कार्तिक को नितिभा का उसका इंतजार ना करना और पहले की तरह ना बोलना अब बुरा लगने लगा था, क्योंकि ये वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उस दिन के कार्तिक के व्यवहार के बाद नीति के चेहरे की मुस्कुराहट कहीं गायब सी हो गई थी। भले ही उसने कार्तिक से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन वह उसका प्यार और उसकी केयर को भूल नहीं पा रही थी। कॉलेज में उसकी एक दोस्त थी, नेहा। दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी।
नेहा नितिभा के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए वह उसका बहुत ध्यान रखती। उन्हीं के कॉलेज में नेहा का एक कजिन भाई भी था, आकाश। तीनों की आपस में बहुत जमती थी और ज्यादातर साथ साथ ही रहते थे। नितिभा के उदास मन को बहलाने के लिए नेहा और आकाश उसे घुमाने के लिए जबरदस्ती बाहर ले गए, ताकि कुछ समय के लिए वह सब कुछ भुलाकर खुश हो सके। वो दोनों नितिभा को लेकर एक कॉफी शॉप में पहुंचे। तीनों एक टेबल पर बैठे कॉफी पी रहे थे। कॉफी खत्म होने पर नेहा वहां से वॉशरूम चली गई। अब वहां आकाश और नितिभा ही थे और आकाश लगातार नितिभा को हंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां अपने कुछ बिजनेस क्लाइंट के साथ कार्तिक मीटिंग के लिए आया और उनके साथ अपने बुक किए हुए टेबल की तरफ बढ़ रहा था कि एकाएक उसकी नजर आकाश के साथ बैठी नितिभा पर पड़ी। उन दोनों को साथ देखकर कार्तिक के तन बदन में आग लग गई, लेकिन उसने उन दोनों पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और उन्हें अनदेखा करके अपनी बुक की हुई टेबल पर जा बैठा। आकाश और नितिभा ने भी कार्तिक को देख लिया था। कार्तिक को वहां देखकर नितिभा थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को सामान्य करके बैठ गई। नितिभा के साथ किसी लड़के को देखकर कार्तिक ने भले ही अनदेखा कर दिया था, मगर उन दोनों को साथ देखकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आ रहा था। खासकर ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी कि नितिभा उस दिन के झगड़े के बाद कितना बदल गई थी। और तो और वह मुझे इग्नोर करते हुए अभी भी इस लड़के के साथ बैठी है और कितनी खुश दिखाई दे रही है। मेरी खुशियों को खत्म करके ये किसी और के साथ अपनी खुशियां तलाश रही है। नितिभा कार्तिक के बारे में सोचकर डर रही थी कि न जाने वो उसे आकाश के साथ देखकर क्या सोच ले, इसलिए वह जल्दी से आकाश को साथ लेकर वहां से उठकर बाहर आ गई। कार्तिक उन दोनों को बाहर जाते देख चुका था और इस वक्त उसका ध्यान मीटिंग से ज्यादा नितिभा की ओर ही था। वह भी अपनी मीटिंग से जल्दी ही फ्री होकर बाहर आ गया। वहां से निकलकर नितिभा घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। अचानक एक गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। नितिभा उस गाड़ी से टकराते टकराते बची। उसे गाड़ी वाले पर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से उसे कुछ कहने जा रही थी कि तभी उस गाड़ी चालक ने गाड़ी का शीशा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। नितिभा ने देखा कि वह कार्तिक था, जो जानबूझकर उसके पास आकर रुका था। वह नितिभा से बोला, कार्तिक, गाड़ी में आकर बैठो। नितिभा, नो थैंक्स, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर नितिभा आगे निकल गई तो कार्तिक गाड़ी से बाहर आकर उसके पास आकर गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर बोला, एक बार में समझ में नहीं आता, जितना कहा है उतना करो, यहाँ लोगों का तमाशा दिखाना चाहती हो। कार्तिक का गुस्सा देखकर नितिभा चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। नितिभा अंदर से बहुत डर रही थी कि पता नहीं घर पहुंचकर कार्तिक न जाने क्या तमाशा कर दे। पता नहीं वह उसके बारे में क्या सोच रहा है। वह इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक झटके के साथ गाड़ी रुकी तो वह ख्यालों से बाहर आ गई और बाहर देखा तो घर आ गया था। वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर घर में घुस गई। अंदर पहुंचकर कार्तिक से बचने के लिए वह संगीता और धवल जी से बातें करने लगी। कार्तिक वहां से सीधा अपने कमरे में पहुंचा और कमरे में घुसते हुए नितिभा का इंतजार कर रहा था। इस समय वह बहुत गुस्से में लग रहा था। नितिभा कमरे में आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कपड़े चेंज करने और फ्रेश होने के लिए तो जाना ही पड़ता। वह डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका दिल घबराहट में बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। नितिभा अभी कमरे के बाहर आकर रुकी ही थी कि कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। झटके के साथ नितिभा की पीठ दरवाजे से जा लगी। कार्तिक की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। वो उसके सामने आकर घूरते हुए बोला, वहां कैफेटेरिया में क्या कर रही थी और वो लड़का कौन था? वो दोस्त है मेरा। नितिभा ने डरते और हकलाते हुए कहा। तो क्या हुआ? फिर वो तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ चला गया? क्या सच में वह तुम्हारा दोस्त ही है या फिर दोस्त से बढ़कर है? इजहार इकरार हुआ भी या नहीं? क्या खूब मौके का फायदा उठाया है तुमने? दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी सोच की। पीठ पीछे छुरा कैसे घोंपते हैं, ये तो कोई तुमसे सीखे। कार्तिक नहीं तो कोई और सही। नितिभा की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। झूठ, एकदम झूठ, गलत। नहीं, मैं बहुत सही समझ रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी उजाड़ कर तुम नई खुशियां तलाश लोगी? तो गलत सोचती हो तुम।
खून के आंसू ना रुलाया तुम्हें तो मेरा नाम भी कार्तिक नहीं। जिंदगी भर तड़पती रहोगी तुम मुझे और मेरे प्यार को पाने के लिए, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। नितवा की बाजुओं पर दबाव बनाते हुए वह अपने दांतों को भींचते हुए बोला, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं तुम्हें अपनाऊं या नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हारी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ कार्तिक, मगर कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो हम कभी नहीं चाहते। कार्तिक की आंखों में नितिवा के लिए गुस्सा था, नफरत थी। नितिवा जहां सहमी आंखों से उसे देखती रही, कार्तिक के बढ़ते हुए गुस्से के साथ नितिवा की बाजुओं पर उसकी पकड़ भी बढ़ती जा रही थी। उसके हाथों की पकड़ ज्यादा मजबूत होने से नितिवा को दर्द होने लगा। वह डरी सहमी सी आवाज में कार्तिक से बोली, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अभी से दर्द होने लगा? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। यही यही बात मैं तुमसे उस दिन समझाना चाहता था, मगर तुमने तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और सब कुछ तुम्हारी एक हाँ ने बर्बाद कर दिया। सब कुछ तबाह हो गया, अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें रुलाना चाहता हूँ, तड़पाना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारे इन ड्रामों में उलझने वाला नहीं हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। दर्द से नितिवा की आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देखकर कार्तिक के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने नितिवा के बाजुओं को देखा, वहां सच में उसके हाथों के निशान पड़ चुके थे। मैं नफरत करता हूँ तुमसे नितिवा, इतनी नफरत कि अगर मेरा बस चले तो मैं उस हवा में सांस भी ना लूं जो हवा तुम्हें छू कर गुजरती है। इतना कहकर कार्तिक नितिवा को छोड़ उसकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। नितिवा रोते हुए उसके पास आकर बोली, झूठ झूठ बोलते हैं आप। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो आज मुझे आकाश के साथ देखकर आपको जलन क्यों हो रही थी? नहीं, मुझे जलन क्यों होगी? गलत सोच रही हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे मुझे किसी और के साथ देखकर। कार्तिक, आप कुछ भी कह लें, लेकिन थोड़ा ही सही प्यार तो आप भी मुझे करते हैं। नितिभा, हवा का कोई झोंका नहीं है जो आकर गुजर गया। नीति वो खुशबू है जो सांसों में समा जाती है और उसका एहसास जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता। नितिवा की बात का कार्तिक के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस एकटक उसे देखता रहा। उस एक पल में हजारों तूफान उसके दिल में उठ गए। एक पल के लिए उसके मन में आया कि सब कुछ भुलाकर वो नितिभा को अपने सीने से लगा ले। आज नितिभा को इतने करीब पाकर वो अपनी सुध-बुध भुलाकर उसी में खोए जा रहा था। नितिभा उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई और फिर उसे वहीं खड़ा छोड़कर नीचे चली गई। उसके जाने के बाद कार्तिक जैसे नींद से जागा। उसने इधर उधर देखा, नितिभा वहां नहीं थी। वह सोचने लगा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं भला नितिभा को लेकर ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वह कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर चेंजिंग रूम में चला गया। डिनर के बाद सब साथ में बैठकर बातें करने लगे। वहां भी दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने में कतराते रहे और एक दूसरे के साथ असहज महसूस करते रहे। उनकी इस बेचैनी को संगीता जी और धवल जी भी महसूस कर चुके थे। वो काफी दिनों से दोनों को नोटिस कर रहे थे। कुछ समय बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। बेड पर धवल जी को कुछ सोच में बैठे देखकर संगीता जी ने उनसे परेशानी का कारण पूछा तो वो कहने लगे, मुझे लगता है कि हमने कार्तिक की शादी करवाने में जल्दबाजी की है। शायद वो नीति के साथ खुश नहीं है। ऐसा नहीं है, नीति और कार्तिक के रिश्ते को भगवान ने जोड़ा है। मैंने देखा है नीति कार्तिक को कितना प्यार करती है। हाँ, कार्तिक की तरफ से मैंने भी कुछ खिंचाव महसूस किया है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि दोनों एक दूसरे का कैसे ध्यान रखते हैं। कार्तिक के दिल में नीति के लिए जो प्यार है वो अभी उसे महसूस नहीं कर पा रहा है। बस एक बार कार्तिक को एहसास हो जाए तो वो दोनों एक जरूर होंगे। ये एक माँ का विश्वास है। मैं इतना भी जानती हूँ कि हमारा बेटा नाराज हो सकता है, लेकिन वो नीति को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दोनों साथ रहेंगे तो एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, ताने देंगे, मगर एक दिन यूं ही लड़ते झगड़ते हुए जब इनका गुस्सा एक दूसरे पर निकल जाएगा तो कार्तिक को भी अपने प्यार का एहसास हो ही जाएगा जो अभी उसके गुस्से के नीचे दब गया है। मेरी नीति को उसका प्यार और खुशियां जरूर मिलेंगी। कार्तिक बाहर से तो नितिभा के सामने सख्त बना रहता, मगर ये उसका बाहरी रूप था। अंदर से तो वह खुद भी टूट गया था। नितिभा पर अपना गुस्सा निकालते निकालते वो खुद भी बिखर रहा था। नितिभा के आंसू अब उसके दिल पर
तेजाब का काम कर रहे थे। जिस नितिभा का दोस्त बनकर वह उसे दुनिया जहान की खुशियां देना चाहता था, उसका हर दुख दर्द मिटाना चाहता था, दुनिया की हर बुरी नजर से बचाना चाहता था, आज वह खुद ही उसे दुख दे रहा था। उसे दुखी और परेशान देखकर खुश हो रहा था। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन फिर भी गुस्से और अपनी नाराजगी में वह अकेले में जब भी मौका मिलता, नितिभा को अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। नितिभा की आंखों में आंसू निकलते देख वह उसकी ओर मुस्कुरा पड़ता, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल तड़प उठता और उसका मन करता कि वो सब कुछ भूलकर नितिभा को अपनी बाहों में भर ले और एक बार फिर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। आखिर वो उसे क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है, जबकि उसकी छोटी सी तकलीफ भी उसको बर्दाश्त नहीं होती थी। नितिभा के सामने वह हमेशा कठोर बना रहता और उसे तड़पाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, मगर अक्सर उसे छुप छुप कर देखने से खुद को रोक भी नहीं पाता था। कभी कभी अनजाने में ही जब उसका हाथ नितिभा के हाथों से टकरा जाता, तो उसके हाथों की छुअन कार्तिक के कठोर मन को पिघला जाती और न चाहते हुए भी उसका कठोर मन नितिभा की ओर खिंचा चला जाता। ये सब झेलना नितिभा के लिए भी आसान नहीं था। कार्तिक भले ही उसको प्यार नहीं करता था, लेकिन वह तो उसको प्यार करती थी। हर वक्त कार्तिक के सामने मजबूत बने रहना, उसे देखकर भी अनदेखा करना, उससे बात नहीं करना और सबसे बड़ी बात, उसके इतने नजदीक रहकर भी उससे दूरी बनाए रखना। नितिभा ने खुद को उससे दूर तो कर लिया था, लेकिन इस दूरी के कारण वो उतनी ही ज्यादा बेचैन थी। जब नफरत के साथ दिल में प्यार भी हो, तो कहीं ना कहीं प्यार नफरत पर हावी हो ही जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इस समय कार्तिक का भी था। नितिभा तो कार्तिक से प्यार करती थी, इसलिए बेचैन थी, लेकिन कार्तिक तो अपने प्यार का एहसास भी नहीं किया था। कार्तिक कितना भी नितिभा से नफरत होने का दम भर रहा था, लेकिन उसका दिल उतना ही नितिभा की तरफ खिंचा जा रहा था। उसे अपने सामने देखकर खुद को दूर कर पाना दिनों दिन कार्तिक के लिए मुश्किल हो जा रहा था। जब भी उसे अपने आसपास देखता, तो उसके दिल में कसक सी उठती। नितिभा के पास जाने की, उसे छूने की, उसे प्यार से गले लगाने का, दूसरों के साथ हंसी मजाक करते देखकर उसे जलन होती थी, लेकिन वह इसका कारण समझ पाने में सफल नहीं हो रहा था। नितिभा ऊपर से तो जता रही थी कि उसे अब कार्तिक की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्तिक का गुस्सा और बेरुखी उसे तोड़ नहीं सकती, मगर अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। कार्तिक की इतनी बेरुखी और नफरत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कार्तिक के बार बार बेइज्जत करने के बावजूद भी वह उसे अपने दिल से दूर नहीं कर पा रही थी। कितने वक्त के साथ कार्तिक का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा और नितिभा के लिए उसका बर्ताव थोड़ा थोड़ा नम्र पड़ने लगा। एक सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी अचानक से सुनीता जी मुस्कुराते हुए धवल जी से बोली, धवल, आपको याद है ना कि आज हम लोग को सुनीता की बेटी की मैरिज फंक्शन अटेंड करने के लिए जाना है। धवल जी मुस्कुराकर संगीता जी को देखते हुए बोले, हाँ हाँ भाई, मुझे अच्छे से याद है। भला आपकी सहेली से मिलने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं जरूर जाऊंगा। संगीता जी हंसते हुए सबकी तरफ देखकर, ठीक है, सब लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, इसके बाद हम लोग सीधे रिसोर्ट के लिए निकल जाएंगे, ताकि वो लोग हमारे देर से पहुंचने पर नाराज न हो सकें। उनकी बात सुनकर वे तीनों हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं और जल्दी से अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। संगीता जी नितिभा की तरफ देखते हुए बोली, नीति बेटा, तुम हमारे साथ ही चलना, क्योंकि कार्तिक तो ऑफिस के बाद ही आएगा। उनकी बात सुनकर नितिभा ने भी हाँ में सर हिला दिया। कार्तिक चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था और फिर एकदम से बोला, नहीं माँ, नितिभा मेरे साथ ही आ जाएगी, क्योंकि आप तो यहाँ रहोगी नहीं, तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। नितिभा ने एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखा। संगीता जी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, तो तुम दोनों साथ ही आ जाना, मैं और तुम्हारे पापा अभी निकल जाते हैं। शाम को जब कार्तिक ऑफिस से वापस आया, तो ऊपर जाते हुए अचानक ही उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए एक झुमके पर पड़ी। उसे देखकर पहले तो वह ऊपर जाने लगा, मगर फिर रुककर झुमके को ध्यान से देखने लगा। ऐसे झुमके तो नितिभा को पहने हुए देखा है, ये लड़की भी ना खुद तो गिरती ही रहती है, साथ ही अपनी चीजें भी नहीं संभाल सकती, पता नहीं क्या होगा इसका। उसने वो झुमका उठाया और अपने कोट की जेब में रख दिया और सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, तो नितिभा को देखकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। नितिभा बेहद खूबसूरत लग रही थी, ब्लैक कलर की साड़ी में, जिस पर सिल्वर कलर के धागों से किनारे पर पतली पतली कढ़ाई की गई थी।
उसने सिल्वर कलर का कट स्लीव ब्लाउज पहना हुआ था। कार्तिक तो अपलक निहारता ही रह गया। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और बड़ी बड़ी आंखों में काजल और आईलाइनर जो उसकी आंखों को और कातिलाना बना रहे थे। होठों पर लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक नितवा की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। उसने पहले बाल खुले हुए रखे हुए थे और अब वह उन्हें फोल्ड कर जूड़ा बनाने लगी थी। जैसे ही उसने अपने सारे बालों को ऊपर उठाया और उन्हें समेट कर जूड़ा बनाया, तभी कार्तिक का ध्यान उसकी पीठ पर गया। ब्लाउज का गला बहुत डीप था, उसकी डोरी भी खुली हुई थी। कार्तिक तो उसे देखकर बेसुत्सा हो गया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। नितिभा ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके कदमों की आहट पर जैसे ही उसने नजरें घुमाई, तो कार्तिक की गहरी नजरों को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। कार्तिक ने पास आकर उसके कानों की तरफ देखा, तो उसके एक कान में झुमका नहीं था, और जो झुमका उसे नीचे मिला था, उसके साथ का दूसरा झुमका उसके कान में था। उसके अपने इतने पास आने से नितिवा हड़बड़ाकर वहां से अलग हटने लगी। 1 मिनट रुको, कार्तिक उसे रोकते हुए बोला, जरा यहाँ आओ। नितिवा हैरानी से उसे देखती हुई उसके पास आ गई। तुम्हारा दूसरा झुमका कहाँ है? जी, नितिवा हैरानी से अपने कानों को छूते हुए बोली। छूकर उसे पता चला उसके एक कान में झुमका नहीं है। अरे ये कहाँ चला गया? अभी थोड़े समय पहले ही तो मैंने पहना था। कब और कहाँ गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। अभी तो ये सेट नया ही था, आज दूसरी बार ही तो पहना था, पता नहीं किधर गिर गया। नितिवा रोनी सूरत बनाकर बोली। कार्तिक उसकी इस हालत के मजे लेते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। शायद बाहर या नीचे कहीं गिरा होगा, मैं ढूंढ कर आती हूँ, शायद मिल जाए। वह जल्दी से बाहर जाने लगी। रुको। नितिवा जहाँ थी वहीं रुककर कार्तिक को देखने लगी, तो कार्तिक उठकर उसके पास आया और जेब से वो झुमका निकालकर उसे दिखाकर बोला, यही है ना? नीचे सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ मिला मुझे। नितिवा कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप उसे देखती रही। कार्तिक उसके पास आकर खुद उसके कान में झुमका पहनाने लगा। कार्तिक के इतना पास आने से नितिवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। सांसें थम गईं। वो अपनी सांसों को रोककर दिल थाम कर खड़ी रही। उसे झुमका पहनाकर कार्तिक बोला, नितिवा, बेशक हमारे बीच अनबन हो, चाहे कितनी भी तकरार हो, मगर फिर भी तुम्हारी हर चीज मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने कि तुम पर या तुम्हारी पहनी हुई किसी भी चीज पर किसी और की नजर भी पड़े, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नितिभा एक टक कार्तिक को देखती रही। कार्तिक की आंखों में गुस्सा था, प्यार भी था और उसके लिए फिक्र भी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर नितिभा को जैसे ही होश आया तो वह बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद कार्तिक खुद ही बड़बड़ाने लगा। ये तुझे क्या हो गया है कार्तिक? ये तेरे साथ क्या हो रहा है? उसके सामने तू खुद को इतना कमजोर क्यों महसूस करता है? क्यों ये दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने दिल से हार रहा हूँ, ये लड़की मुझे अपनी तरफ खींच रही है। कार्तिक इन्हीं सब बातों में उलझा था कि उसे शादी में जाना है याद आया, तो वो अपना सर झटकते हुए घर से बाहर गाड़ी के पास आया जहाँ नितिभा पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी। इधर नितिभा भी कुछ ऐसी ही सोच में गुम थी। हे कान्हा जी, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैं जिन एहसासों को दबाना चाहती हूँ, आप उन्हें फिर से हवा दे रहे हैं। मैं जानती हूँ कार्तिक मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे नाराज हैं। मुझे खुद को उनके नजदीक जाने से रोकना होगा, मगर ना जाने क्यों जब वो मेरे आसपास होते हैं तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें थमसी जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल उनके सामने हार रहा है। कार्तिक जैसे ही गाड़ी में आकर बैठा, नितिभा भी अपने ख्यालों से बाहर निकल आई और मुंह घुमाकर बाहर देखने लगी, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से नजरें मिलाने से कतराते रहे और पूरे रास्ते दोनों ने ही कोई बात नहीं की। कार्तिक ने जैसे ही वेन्यू पर पहुंचकर गाड़ी रोकी, नितिभा तुरंत ही उतरकर अंदर चली गई। कार्तिक भी गाड़ी पार्क करके अंदर पहुंचा और इधर उधर देखने लगा कि उसकी नजर संगीता जी के साथ ही खड़ी नितिभा की ओर पड़ी, तो वह उनकी तरफ ही बढ़ गया। कुछ देर बाद ही नितिभा को वहां नेहा दिखाई देती है, तो वो संगीता जी से बोलकर उसके पास चली जाती है। वह दोनों ही एक दूसरे से पूछती हैं कि वह यहाँ कैसे, तो नेहा बताती है कि जिस लड़की की शादी है वह मेरी मौसी की बेटी है। तब नितिभा भी हंसते हुए बोली कि वह लड़की मम्मी की सहेली की बेटी भी है। खाना पीना होने के कुछ समय बाद ही जयमाला का कार्यक्रम शुरू होने लगा और सब लोग स्टेज की ओर बढ़ने लगे। कार्तिक ने इधर उधर नजरें घुमाई, लेकिन नितिभा कहीं नहीं दिखाई दी। दूल्हा दुल्हन भी बरमाला हाथ में लेकर खड़े थे और तभी कार्तिक को नितिभा
नेहा और आकाश के साथ आती हुई दिखाई दी। तीनों ही अपनी बातों में मगन और काफी खुश दिख रहे थे। आकाश को साथ में देखकर कार्तिक को जरा भी अच्छा नहीं लगा और फिर भी उसने इग्नोर कर दिया और जयमाला देखने लगा। दूल्हा दुल्हन के फोटो सेशन के बाद और लोग भी स्टेज पर नए कपल के साथ एक एक कर फोटो खिंचवाने लगे। वे तीनों भी वहां खड़े होकर बातें करने लगे। अचानक ही नितिभा की नजर कार्तिक की ओर गई, जो बार बार उनकी तरफ गुस्से से देख रहा था। वह उसे देखकर घबरा गई। नेहा और आकाश फोटो के लिए स्टेज पर जाने लगे तो नेहा ने नितिभा को भी आने के लिए कहा, लेकिन कार्तिक की तरफ ध्यान होने की वजह से वह सुन नहीं पाई। तो आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले जाने लगा। उसकी इस हरकत पर नितिभा हैरान रह गई। वह अपना हाथ छुड़ाने लगी, मगर उसने नितिभा का हाथ नहीं छोड़ा। तो कार्तिक का गुस्सा उसकी सहनशीलता से बाहर हो गया। उसने उनके पास आकर आकाश का हाथ झटक कर नितिभा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक तरफ कर दिया और दंदनाता हुआ बाहर से निकल आया। नितिभा और आकाश उसके इस तरह व्यवहार करने से अबाक रह गए थे। आकाश, तुम प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। तुम्हें पता है ना कि वो कैसे हैं। मैं कार्तिक जी को जानता हूँ नीति, इसलिए उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस वक्त तुम्हें मेरी चिंता करने के बजाय उनके पास होना चाहिए। अभी तुम उन्हें जाकर देखो। आकाश की बात नितिभा को भी सही लगती है, तो वह गर्दन हाँ में हिलाकर वहां से बाहर निकलकर कार्तिक को ढूंढने लगती है। कार्तिक उसे बाहर खुले मैदान में एक पेड़ को पकड़कर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उस तरफ कोई लाइट नहीं होने से थोड़ा अंधेरा था। वह कार्तिक की तरफ चलते हुए उसके पास आकर बोली, ऐसा क्यों किया आपने? मैं पति हूँ तुम्हारा और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपने ऐसा क्यों किया। आपको बर्दाश्त नहीं हुआ ना उसका मेरे साथ रहना? हाँ, नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त। गुस्से में कार्तिक चीख पड़ा और नितिभा की ओर मुड़ते हुए, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की? बस हाथ पकड़ लिया, इस छोटी सी बात की वजह से आपको उसकी इंसल्ट करने का अधिकार मिल गया? इतनी सी बात, ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? वो जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़कर खींच रहा था। आपने उसका हाथ पकड़ना तो नोटिस कर लिया, लेकिन ये नहीं देखा मैं मना कर रही थी। ऑफ कोर्स मैं देख रहा था कैसे मना कर रही थी तुम। आज तो केवल वार्न करके छोड़ दिया है, लेकिन अगर उसने दोबारा तुम्हारे करीब आने की कोशिश की ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। आखिर चाहते क्या हैं आप? जब आप मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते तो अकेले छोड़ दीजिए। मुझे ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ जी सकती हूँ। इतना कहकर नितिभा वहां से जाने लगी तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। भले ही मैं इस शादी को नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी मौका मिल गया तुम्हारे करीब आने का। पति हूँ तुम्हारा और आग लगा दूंगा इस पूरी दुनिया में अगर किसी और के साथ तुमने और अपनी खुशियां तलाशने की कोशिश भी की तो। नितिभा उस पर तंज कसते हुए बोली, इतना ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे कि किसी और के साथ देख भी नहीं सकते? प्यार नहीं, मैं नफरत करता हूँ तुमसे। मगर 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 क्या? तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता? बर्दाश्त नहीं होता मुझसे जब कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है। तुम्हें अगर कोई छूता है तो इस सीने में ना जाने क्यों आग सुलगने लगती है। मगर ऐसा कब तक चलेगा? मैं इस तरह अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। अपनी जिंदगी गुजारने और खुशियां पाने का अधिकार सबको है। मैं मानती हूँ कि आपसे शादी के लिए हाँ कहकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ मैं, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। और ये सुधार किस तरह से करना चाहती हो, क्या मैं भी जान सकता हूँ? हम दोनों मम्मी जी और पापा जी को सब कुछ बता देते हैं और सहमति से अलग हो जाते हैं। अब जब मैं नौकरी कर रही हूँ तो मैं खुद का रहने खाने का खर्चा भी उठा सकती हूँ। मैं हॉस्टल या किसी पीजी में अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी। इस तरह ना मैं आपके सामने रहूंगी और ना मुझे देखकर आपको तकलीफ होगी। हम अलग रहकर अपनी अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हरगिज नहीं, ऐसा कभी ख्याल में भी मत सोचना। ये घर छोड़कर कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी अभी तुम्हें बहुत सजा भुगतनी है। आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे? कुछ भी समझना नहीं चाहता? तुम घर नहीं छोड़ सकती, सुना तुमने? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। जब आप हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है तो अकेला छोड़ दीजिए मुझे। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी बोलने का आपको कोई हक नहीं है।
छोड़ दूं तुम्हें ताकि तुम खुलेआम उसके साथ घूमती रहो? और क्या वो मेरे सारे हक भी अब तुम उस आकाश को देना चाहती हो? कार्तिक की कही ये कड़वी बात नितिवा के दिल को चुभ गई। उसने हैरानी से कार्तिक को देखा और दुखी होते हुए बोली, तो आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे करेक्टर पर उंगली उठाएंगे। अगर हमारे बीच के रिश्ते को नहीं मानते तो क्या आपको मुझ पर विश्वास भी नहीं रहा कि आपका विश्वास इतना कमजोर है? कार्तिक ने नितिवा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके आंसू देखकर कार्तिक के दिल को ठेस सी लगी। उसके हाथ की पकड़ नितिवा की कलाई पर ढीली पड़ गई और नितिवा उससे हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगी। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं मम्मी पापा जी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगले हफ्ते मैं कॉलेज की तरफ से 7 दिन के लिए एक सेमिनार में जा रही हूँ और वहां से वापस आकर आपके घर नहीं आऊंगी। किसी होटल में शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर आपको मम्मी पापा जी को कैसे भी करके अपने मन की बात कहनी होगी कि आप मुझे नहीं अपना सकते और अलग रहना चाहते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और न ही तुम्हें कहीं भी जाने दूंगा। अब आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। इतना कहकर नितिवा हाथ छुड़ाकर जाने लगी, मगर कार्तिक ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसे अपने करीब लाते हुए बोला, तुमने मेरे साथ जो किया वो गलत था। इसका हिसाब जब तक मैं नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। देखिए कार्तिक, आप मुझे जाने दीजिए, कोई आ जाएगा। आ जाने दो, किसे फर्क पड़ता है? कार्तिक दूसरे हाथ से उसका सर पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब लाकर बोला, कार्तिक प्लीज जाने दीजिए मुझे। कार्तिक नितिवा की बातों को नजरअंदाज करते हुए और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोला, नहीं जाने दूंगा। धीरे धीरे कार्तिक अपना चेहरा नितिवा के चेहरे के इतना करीब ले आया कि दोनों की सांसें टकराने लगीं। नितिवा की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी सांसें थम सी गईं। कार्तिक की इतनी नजदीकी कार्तिक के साथ साथ नितिवा को भी मदहोश कर गई। कुछ पलों के लिए दोनों ही सब कुछ भुलाकर एक दूसरे में खो गए। मदहोशी में नितिवा ने आंखें मूंद लीं। तभी कहीं से पटाखे फूटने की आवाज आई। आवाज सुनकर दोनों ही चौंक कर अलग हुए। नितिवा नजरें झुकाए वहां से अंदर चली गई। उसके जाने के बाद कार्तिक को अपनी ही कही बात पर याद करके खुद पे गुस्सा आने लगा। नितिवा वहां से सीधे छत पर चली आई थी। वह कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी। नीति, तू ये क्या करने जा रही थी? कार्तिक तुझसे प्यार नहीं करते, तुझे पसंद नहीं करते। तुझे उनके इतने पास जाने का कोई अधिकार नहीं है। तुझे उनसे दूर रहना चाहिए। कार्तिक के सामने जाते ही क्या हो जाता है मुझे? उनकी एक नजर डालते ही मोम की तरह पिघलने लगती हूँ। बस बहुत हुआ अब। मैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगी। बस अपने काम से काम रखूंगी और खुद को उनसे दूर ही रखूंगी, वरना उनसे दूर जाना बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा मेरे लिए। इधर कार्तिक भी हैरान होकर परेशान हो रहा था। कार्तिक, क्या करने जा रहा था तू? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? क्या सोच रही होगी वो तेरे बारे में? क्या ऐसे तू उससे बदला लेगा? ऐसे उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालेगा? ये नितिभा भी ना, जब भी सामने आती है तो खुद को उससे दूर रखना मुश्किल हो जाता है। उसकी तरफ चुंबक की तरह खिंचा चला जाता हूँ मैं। दिल पर काबू रख पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो मैं उससे कभी दूर नहीं जा पाऊंगा। ओ नितिभा, क्या जादू कर दिया है तुमने मुझ पर? ना तुमसे दूर रह पाता हूँ, ना तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तुमसे नफरत करते करते क्या से क्या हो गया हूँ मैं। शादी से वापस आते समय नितिवा जिद करके संगीता जी के साथ उनकी गाड़ी से वापस आ गई। उसके ऐसे जाने से कार्तिक को खुद पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह भी अकेले ही वहां से निकलकर घर पहुंचा। वह आकर सीधे अपने कमरे में आ गया तो तब तक नितिवा सो गई थी। ये सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन वह कार्तिक के बोलने पर भी उससे नहीं बोली। कार्तिक नितिवा से बात करना चाहता था और माफी मांगना चाहता था, मगर नितिवा ने उसे ऐसा कोई मौका नहीं दिया। 2 दिनों से नितिवा का मन काफी उदास था और उसके मन की उदासी उसे बहुत हैरानी में डाल रही थी। उसकी शादी को कई महीने बीत चुके थे। नितिवा और कार्तिक के बीच बेशक कोई नजदीकी नहीं थी, मगर फिर भी उसे कार्तिक की आदत होती जा रही थी। वह अब उसके साथ बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, जबकि कार्तिक उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था। मगर वह अब उसे उंगली उठाने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसके बेचैन दिल को जरा भी चैन नहीं था। जब कार्तिक घर में होता तो वह उसे यही जताती कि उसे कोई परवाह नहीं है। उसके ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब वो ऑफिस चला जाता तो उसे देखने के लिए उसकी आंखें तरसती रहती। कल रात ही नितिवा अपने कॉलेज सेमिनार के लिए चली गई थी।
उसके जाने के बाद घर में वीरानी जैसा माहौल हो गया था। कार्तिक का मन भी घर में नहीं लग रहा था। नितवा चली गई थी, अपनी आंखों में उदासी और चेहरे पर मायूसी लेकर। कार्तिक उसके जाने के बाद से ही बहुत बेचैन था। जब वह पास थी तो वो उसे दूर जाना चाहता था, लेकिन आज जब वह उसे छोड़कर जा चुकी है तो भी उसे चैन नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार नितिवा का मासूम चेहरा घूम रहा था। कार्तिक जानता था कि नितिवा अब वापस घर नहीं आएगी। यही सोच सोचकर वह और ज्यादा परेशान हो गया था कि जब उसके मम्मी पापा को उसके घर छोड़ देने वाली बात पता चलेगी तो वह किस तरह उनका सामना कर पाएगा। उसके घर छोड़ देने का उन्हें क्या कारण बताएगा। मम्मी की तो जैसे नितिभा में जान ही बसती है, वह कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकेंगी। न जाने क्यों कार्तिक पूरा दिन चाह कर भी उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाया था। बार बार उसकी आंखों के आगे वो मायूस सा चेहरा और चिंता में डूबी हुई आंखें घूमने लगती। वो बार बार उसे दिमाग से निकाल कर खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करता, मगर लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे भुला नहीं पा रहा था। इससे पहले वह कभी इतना बेचैन नहीं हुआ था। मानसी, जिससे वह प्यार करता था, उससे बिछड़ने के बाद भी, मगर नितिभा नफरत होने के बावजूद भी जाने के बाद से ही उसके दिलो दिमाग पर कब्जा जमाए हुए थी। न जाने उसमें ऐसी क्या बात थी जो उसे इस कदर बेचैन कर रही थी। रात में घर आकर उसका खाना खाने का मन भी नहीं हुआ। कमरे में भी मायूसी छाई हुई थी। वह चेंज करके बेड पर आकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर यहाँ भी चैन नहीं था। हर बार उसकी नजरें नितिवा के सोने की जगह पर ही जा रही थी। न जाने कौन से पल में उठकर वह नितिवा की जगह पर आकर लेट गया और उसे महसूस करने लगा। नितिवा का जाना उसे इस कदर बेचैन कर गया कि वह रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया। नितिवा कार्तिक के मन में धीरे धीरे अपनी जगह बना चुकी थी और ये बात कार्तिक को काफी बेचैन कर रही थी। उसके दिल में एक मीठा मीठा सा दर्द था जो उसे रह रहकर तड़पा रहा था। वह अब खुद में ही खोया हुआ रहने लगा था। हर जगह उसे नितिवा ही दिखाई देने लगी। हर पल उसी के बारे में सोचता रहता। हर समय उसकी कमी का एहसास होता रहता। अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव को, इस नए एहसास को वो क्या नाम दे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नित्यवा के बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो मासूम सी लड़की कब उसके दिल में छुप कर बैठ गई, उसे ये खुद को भी नहीं पता चला। अपनी इस बेचैनी का कारण वो समझ नहीं पा रहा था। पता तो उसे तब चला जब एक रात वह किचन से पानी लेने जा रहा था और उसके कानों में संगीता जी की आवाज पड़ी। नितिभा जब से गई है तब से घर में उदासी सी छाई रहती है। अभी तो उसे गए 3 दिन ही हुए हैं। लगता है जैसे कितना वक्त हो गया है। हर पल ऐसा लगता है जैसे अभी आएगी और बोलेगी, मम्मी आप ऐसे क्यों बैठी हैं, चलिए मेरे साथ बातें कीजिए। जब से गई है तब से एक बार भी बात भी नहीं की है। उसका फोन भी नहीं आया। मैंने कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। संगीता जी की बात सुनकर धवल जी बोले, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। इस घर में आने के बाद नितिभा पहली बार कहीं गई है इस घर को, और हमें उसकी आदत हो गई है, इसलिए उसके बिना घर सूना हो गया है। और उसका जाना जब हमें इतना बुरा लग रहा है तो कार्तिक के बारे में सोचो, उसकी तो पत्नी है। जब से वह गई है कितना उदास और खोया सा रहने लगा है। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। हर समय चिढ़ा रहने वाला कार्तिक एकदम से शांत हो गया है। लगता है उसे नीति से प्यार हो गया, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहा है। उसे नीति की गैर मौजूदगी बेचैन कर रही है। जब से वह गई है तब से हर वक्त उसके चेहरे पर उदासी रहती है। न ठीक से खाना न सोना, बस किसी तरह वह समझ जाए और नीति से भी अपने मन की बात कह दे तो फिर दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बातें जब कार्तिक के कानों में पड़ी तो उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। प्यार और उसे ये कैसे हो सकता है, और वो भी नितिभा से। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे नितिभा से हमदर्दी हो सकती है लेकिन प्यार नहीं हो सकता। इसी उधेड़-बुन में उसे जब रात भर नींद नहीं आई तो कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा और सोचने लगा कि क्या ये सच है कि मुझे नितिभा से प्यार हो गया है। लेकिन मैं तो मानसी से प्यार करता हूँ। लेकिन अगर मैं मानसी से प्यार करता हूँ तो उससे दूर हो जाने से मुझे कभी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। न ही कभी उससे दूर होकर ऐसी हालत हुई जैसी नितिभा से 3 दिन अलग रहने से हो गई है। तो क्या मम्मी पापा सही कह रहे हैं कि मैं नितिभा को प्यार करने लगा हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा हूँ। इन्हीं सब में उलझे कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी तंद्रा टूटी तो उसे सवेरा होने का एहसास हुआ।
तैयार होकर कार्तिक नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब कार्तिक वापस आया तो संगीता जी अकेले ही बैठी हुई दिखाई दी। तो उसने धवल जी के बारे में पूछा, क्या बात है मम्मी, पापा आज कहाँ चले गए और आप अकेले बैठे हुए हो? तुम्हारे पापा का मन थोड़ा उदास है। तो भाई आज शर्मा जी के पास चले गए क्योंकि उनकी लाडली नहीं है ना, उनका साथ देने के लिए। कार्तिक संगीता जी के पास बैठते हुए बोला, मम्मी उदास तो आप भी है ना? हाँ हूँ तो सही, नीति के बिना घर एकदम सूना हो गया है। जब से बह गई है जरा भी मन नहीं लग रहा। और मैं ही क्यों, उदास तो तुम भी हो ना उसके जाने से। उनकी बातें सुनकर कार्तिक उनकी गोद में सर रख कर लेट गया और बोला, मम्मी एक बात पूछूं आपसे? संगीता जी उसके बालों में हाथ घुमाने लगी और बोली, पूछो क्या पूछना चाहते हो? मम्मी हमें किसी से प्यार हो गया है, इस बात का पता हम कैसे कर सकते हैं? पता चलाने की जरूरत क्या है, दिल को अपने आप ही पता चल जाता है। पर कैसे माँ, जब ये दिल बिना वजह बेचैन रहने लगे, रातों को नींद ना आए, हर पल किसी का ख्याल रहे, किसी का मासूम सा चेहरा आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए, किसी एक में ही सारी दुनिया समा जाए और हर समय उसके आसपास रहने का दिल चाहे, उसे देखे बिना बहुत बेचैनी होने लगे, तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हें प्यार हो गया है। लेकिन तुम आज ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, जानना चाहता था असल में प्यार क्या होता है। संगीता जी उसका सर सहलाते हुए बोली, बहुत खूबसूरत जज्बा है ये प्यार। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो सब कुछ बदला हुआ सा लगता है, ये दुनिया नई सी लगने लगती है, हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। ये दिल हर पल बस उसी का साथ चाहता है जो दिल में बस जाता है। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मुझे तुम्हारे पापा से मिलकर पहली नज़र में ही प्यार हुआ था। और देखो आज शादी के 26 साल बाद भी वो प्यार ऐसा ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि आज हमारा प्यार और भी गहरा हो गया है। कुछ देर बाद वह उठकर अपने कमरे में आ गया। आज उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। आज वह जान चुका था कि उसे नितिभा से प्यार हो गया है और मानसी के साथ केवल उसका अट्रैक्शन मात्र था। कार्तिक अब कुछ भी करके नितिभा को घर वापस लाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि ये इतना आसान नहीं है। नितिभा को केवल उसकी मम्मी ही वापस घर ला सकती थी। तो कार्तिक ने निर्णय लिया कि वह संगीता जी को सब कुछ सच सच बता देगा और अपनी गलती की माफ़ी भी मांग लेगा, क्योंकि वह जानता था कि अगर नितिभा वापस नहीं लौटी तो उन्हें वैसे भी सच पता चल ही जाएगा और तब शायद उसे किसी की भी माफ़ी ना मिले। यही सब सोचते हुए वह संगीता जी को सब कुछ बताने का फैसला कर चुका था। कल नितिभा का वापस लौटने का दिन था और आज कैसे भी करके कार्तिक को अपनी मम्मी से बात करनी ही थी। वह हिम्मत करके संगीता जी के कमरे में आया तो वह कपड़े तय करके रख रही थी। कार्तिक को देखकर वह बोली, कार्तिक तुम सोए नहीं बेटा, कुछ चाहिए था क्या? कार्तिक थोड़ा झिझकते हुए बोला, मम्मी मुझे आपको कुछ बताना था, वायदा कीजिए कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। ऐसा भी क्या कर दिया तुमने जो तुम्हें मेरे नाराज होने का डर लग रहा है? मैं जानती हूँ मेरा बेटा कभी कोई गलती नहीं करेगा, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर, तुम बेवजह घबरा रहे हो। कार्तिक नजरें झुकाए उनके पैरों के पास नीचे ही बैठ गया और उनके हाथों को अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोला, मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, जो आप कभी नहीं चाहती थी मैंने वही किया है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। संगीता जी उसका सर सहलाते हुए बोली, ऐसा क्या हुआ कार्तिक जो तुम इस तरह से परेशान हो? बताओ बेटा क्या हुआ है? मैंने आपकी बेटी का दिल दुखाया है माँ, जो आप मुझसे कभी नहीं चाहती थी। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। आपकी नीति मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है, कभी भी वापस न आने का कहकर। कार्तिक की बात सुनकर संगीता जी अवाक रह गईं। ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिक? क्या हुआ है तुम्हारे और नीति के बीच? ऐसा क्या कहा तुमने उसे कि वो घर छोड़कर चली गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? संगीता जी की बात सुनकर कार्तिक अपने आप को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रो पड़ा। और रोते हुए उसने जो कुछ भी अब तक हुआ और जो उसने नितिभा से कहा वह सब कुछ बता दिया। उसकी कही बातों से संगीता जी को बहुत ठेस पहुंची। वे वहीं सर पकड़कर बैठ गईं और गुस्से से कार्तिक को देखने लगीं। ये तुमने क्या किया कार्तिक? तुम नहीं जानते बचपन से अब तक उस बच्ची ने कितने दुख सहे हैं। मैंने उसका दुख, उसकी तकलीफें सब अपनी आंखों से देखा है।
तुम्हारे साथ शादी करवा कर मैं उसे अधिकार से घर में रखना चाहती थी, उसे वो खुशियां देना चाहती थी जिनकी वो हकदार है, मगर आज तक वो उन खुशियों से महरूम रही है। लेकिन तुमने तो उसके आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी। मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया तुमने और वह रोने लगी। मैं जानता हूँ मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे मेरे प्यार का एहसास बहुत देर से हुआ है, लेकिन अब जब मैं ये जान गया हूँ, मैं नीति को वापस लाना चाहता हूँ, आपका विश्वास वापस पाना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, और नीति को वापस ले आइए। कार्तिक रोता बिलखता संगीता जी के पैरों में गिर पड़ा। कार्तिक की ऐसी हालत देखकर संगीता जी का दिल पिघल गया। आखिर नीति के जाने के बाद से वह भी उसकी हालत से अनजान नहीं थी, और आज जो भी हालत थे, इसका जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं खुद को भी मान रही थी। वह सोच रही थी कि अगर बच्चों को और वक्त दिया होता तो हालात शायद बेहतर होते। उन्होंने कार्तिक को ऊपर उठाकर अपने पास बिठा लिया और बोली, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? कार्तिक अपनी आंखें पोंछते हुए बोला, मैं जानता हूँ मम्मी कि मैंने आपकी बेटी का बहुत दिल दुखाया है, और इतना भी जानता हूँ कि वो मेरे कहने पर घर नहीं आएगी। उसे घर वापस केवल आप ही ला सकती हैं। मैं उससे माफी मांगने को तैयार हूँ और अपनी हर भूल सुधारने को तैयार हूँ। अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। कम से कम वह इस घर में सेफ और मेरी नज़रों के सामने तो रहेगी, और जब तक वह नहीं मान जाती मैं भी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, नीति को कल वापस लाने के लिए मैं और तुम्हारे पापा साथ आएंगे, मगर मैं उसे नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हारे और उसके झगड़े के बारे में जानती हूँ। इतना तो मैं उसे जानती हूँ कि वो अपने आप मुझे कुछ नहीं बताएगी, और हमें वहां देखकर वो आने से मना भी नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके आगे तुम जानो कि कैसे तुम उसे मनाते हो और उसे अपने प्यार का एहसास कराते हो। लेकिन अगर फिर तुमने या तुम्हारी किसी हरकत ने उसका दिल दुखाया तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपकी बेटी को मनाकर उसे अपने प्यार का एहसास करवाकर अपना बनाकर रहूंगा। अगले दिन ट्रेन आने से पहले ही संगीता जी और धवल जी कार्तिक के साथ स्टेशन पहुंच गए थे। अभी ट्रेन आने में लगभग 15 मिनट का समय और था, और तीनों वहीं उसका इंतजार करने लगे। तय समय पर ट्रेन पहुंची तो तीनों ही बेसब्री से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कार्तिक तो जैसे ज्यादा ही बेचैन था, और उसकी हालत देखकर संगीता जी और धवल जी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। कुछ देर बाद जैसे ही उसे नितिभा अपने बैग के साथ दिखाई दी तो उसने संगीता जी को इशारा किया। उसे लेने के लिए आगे बढ़ गया। कार्तिक ने नितिभा के पास जाकर उसका बैग थाम लिया। नितिभा उसे देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नजर संगीता जी और धवल जी पर पड़ी। वह उन्हें देखकर शॉक्ड रह गई। फिर उसने गुस्से से घूरकर कार्तिक की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन के बालों में हाथ घुमा रहा था। नितिभा ने आगे बढ़कर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और उन दोनों ने बारी बारी से खुश होते हुए उसे गले से लगा लिया। संगीता जी प्यार से उसे देखते हुए बोली, एक हफ्ते में ही कितनी कमजोर हो गई हो। वहां खाना नहीं मिलता था क्या? मिलता था मम्मी, लेकिन आपके हाथों जैसा स्वाद नहीं था ना, इसलिए खा नहीं पाती थी। ठीक है, अब घर चलो, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, खूब पेट भरकर खाना। मम्मी, मुझे भी आपके हाथों से बना खाना खाना है, लेकिन आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी। मेरी एक दोस्त की तबीयत खराब है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। वो यहाँ अकेले रहती है, जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं घर आ जाऊंगी। संगीता जी और कार्तिक जानते थे कि वह ऐसा क्यों कह रही है। उसकी बात सुनकर संगीता जी बोली, अपनी दोस्त की चिंता है, मगर माँ की नहीं है, जो एक हफ्ते से तुम्हारे आने की राह देख रही है। चुपचाप घर चलो, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। अपनी दोस्त से कल मिल लेना, आज का वक्त केवल तुम्हारी माँ का है। नितिवा उनके आगे और कुछ बोल नहीं पाई, और कार्तिक की तरफ घूरते हुए देखा, जो पहले ही उसकी हालत पर मुस्कुरा रहा था, जिससे वह और ज्यादा चिढ़कर रह गई। घर आकर सबने खाना खाया। संगीता जी बहुत प्यार से अपने हाथों से अपनी लाडली को खाना खिला रही थीं। उन्हें इतने प्यार से खिलाता देखकर जहां नितिवा की आंखों में आंसू थे, वहीं कार्तिक और धवल जी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। खाना खाने के बाद नितिवा थकान होने और नींद आने की कहकर ऊपर चली गई। संगीता जी ने भी उसकी मनोदशा को समझते हुए उसे रोकना ठीक नहीं समझा। रात का अंधेरा घिर आया था। काम से फ्री होकर संगीता जी और धवल जी भी सोने के लिए जाने लगे
तो कार्तिक भी उठकर अपने कमरे में आ गया, लेकिन कमरे में नितिभा को ना देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ये तो नींद आ रही थी कहकर ऊपर आई थी, फिर कहाँ चली गई? कार्तिक ने वॉशरूम और पास वाले कमरे में जाकर देखा, मगर नितिभा वहां नहीं थी। फिर वह नीचे गया, वहां भी सब जगह देखा, लेकिन वह नहीं मिली। तो कार्तिक वापस कमरे में जाने लगा कि तभी उसकी नजर ऊपरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी, जिनका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। तो वह ऊपर चला गया। वहां भी उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर नितिभा उसे यहाँ भी नहीं मिली। वह वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नजर दूसरी तरफ कोने में बैठे एक साए पर गई। अंधेरा होने की वजह से ठीक से कुछ समझ नहीं पाने की स्थिति में कार्तिक उस साए की ओर बढ़ने लगा। पास आकर देखा तो ये नितिभा थी। कार्तिक ने उसे देखकर राहत की सांस ली और जल्दी से भागकर उसके पास पहुंच गया। नितिभा अपने पैर कुर्सी के ऊपर करके घुटनों में अपना मुंह छुपाकर बैठी थी। नितिभा को वहां बेहाल सी बैठी देखकर कार्तिक का मन तड़प उठा। उसने उसके पास जाकर उसके कंधे को छूकर धीरे से पुकारा, नितिभा। नितिभा ने अपना सर उठाकर देखा तो सामने कार्तिक को देख उसने फिर अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। कार्तिक फिर से बड़े आराम से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से परेशान होकर पागलों की तरह तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ, और तुम यहाँ। नितिभा कार्तिक की बात को अनसुना कर वैसे ही बैठी रही। तो ये देखकर कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठा दिया और बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ नीति, मुझसे बात करो। नितिभा उसके मुंह से अपने लिए नितिभा की जगह नीति सुनकर चौंक गई। पर अगले ही पल, नहीं करनी है मुझे आपसे कोई भी बात, नहीं देना आपके किसी भी सवाल का जवाब। नितिभा कार्तिक से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्यों आए हैं आप यहाँ? किसने कहा था आपसे मुझे स्टेशन पर आकर वापस लाने के लिए? क्यों लेकर आए आप मुझे यहाँ, जब मैं आपसे पहले ही बोल कर गई थी आप मम्मी पापा जी को लेकर वहाँ आए ताकि मैं कुछ कह ना सकूं और चुपचाप घर आ जाऊं? आखिर क्यों किया आपने ये सब? रिश्ता क्या है आपका मुझसे? किस हक से आप मुझे वहां से लेने के लिए पहुंचे? मैंने कहा था ना, आपसे अकेला छोड़ दीजिए, कोई नहीं चाहिए मुझे, किसी का सहारा नहीं चाहिए। सुना आपने, किसी का सहारा नहीं चाहिए मुझे। और वह घुटनों पर बैठकर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। कार्तिक भी घुटनों के बल उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे से हाथ को हटाते हुए बोला, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं अपने मन से तुम्हें लेने गया था। और रही हक और रिश्ते की बात, तो पत्नी हो तुम मेरी। मम्मी और पापा को चलने के लिए मैंने नहीं कहा। इतने दिनों से तुम्हें देखा नहीं था तो वो लोग और इंतजार नहीं करना चाहते थे और जल्द से जल्द तुमसे मिलना चाहते थे, बस इतना ही। नीति, मैंने तुम्हें कभी भी घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम कहीं भी जाओ। तुम ही घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन आप भी तो मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते थे। अगर नहीं चाहते थे तो रोका भी तो नहीं था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, और तुम भी नहीं रुकी। उस वक्त तक तो मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं क्यों तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता, क्यों तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब सब समझ आया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो तुम्हारे वापस आने की उम्मीद ही खो चुका था। मैं गुस्से में तुमसे कितना कुछ गलत कह गया था कि तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब कल मम्मी पापा ने भी तुम्हें लेने जाने की बात कही तो मुझको हिम्मत और उम्मीद दोनों ही मिल गईं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ करो या ना करो, पर यहीं इस घर में रहो। ये घर तुम्हारा है। मम्मी पापा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, और आप, मैं तो अब तुम्हारे बिना जीने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अब उठो और कमरे में चलो। वो मुस्कुराते हुए उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला। नितिभा उसके हाथों को झटकते हुए बोली, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं जाना मुझे आपके साथ, कहीं नहीं जाना। आप जाइए यहाँ से, मुझे यहीं रहना है। नीति, पागलपन मत करो, यहाँ बहुत ठंड है और तुम बीमार पड़ जाओगी। अब उठो और चलो यहाँ से। इतना कहकर कार्तिक ने दोबारा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर नितिभा उससे दूर हटकर बोली, कहा ना कहीं नहीं जाना, और वैसे भी मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, आपको इससे क्या? ये मेरी जिंदगी है, मैं जीऊं या मरूं आपको क्या? तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर मेरा भी अधिकार है। नहीं है, किसी का नहीं है।
आपने कहा था ना, आप नफरत करते हैं मुझसे, मुझ पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार समझते या मुझसे प्यार करते तो कभी मुझे जाने ही नहीं देते। मुझे किसी का साथ, किसी का सहारा नहीं चाहिए। आई एम सॉरी नीति, जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, वक्त रहते तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाया। आई एम सॉरी, जो मैंने तुम्हें ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम अकेली हो। कार्तिक ने नितिभा को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। नितिभा खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाती रही, लेकिन कार्तिक की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाई, तो दोनों हाथों से उसके सीने पर मारने लगी और फिर थक कर उसके सीने से सर लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। कार्तिक ने नितिभा को गोद में उठाया और कमरे में लाकर बेड पर लिटा दिया और प्यार से उसके सर को सहलाने लगा। उसे नितिभा को ऐसे देखकर खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अब निश्चय कर लिया था कि वह नितिभा को अब कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होने देगा और उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां देगा। फिर वह भी दूसरी ओर जाकर लेट गया और नितिभा को एकटक देखने लगा। नींद ने कब उसे अपने आगोश में ले लिया, उसे पता भी नहीं चला। सुबह जब वह उठा तो नितिभा वहां नहीं थी। वह तैयार होकर नीचे आया। उसकी नज़र अभी भी चारों तरफ नितिभा को खोज रही थी। तभी नितिभा उसे नाश्ते का बाउल लिए डाइनिंग टेबल की ओर जाते हुए दिखाई दी, तो वो उधर ही चला आया। सभी ने नाश्ता शुरू किया। तभी कुछ देर बाद संगीता जी ने कहा, नीति बेटा, कल करवा चौथ का व्रत है, पूरा दिन निर्जला व्रत रखना है, तुम कर पाओगी? जी मम्मी, मैं कर लूंगी। ठीक है बेटा, फिर तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। हम दोनों बाजार जाकर कल की पूजा के लिए कुछ जरूरी सामान ले आएंगे। जी मैं अभी चेंज करके आपके साथ चलती हूँ। और वह उठकर अपने कमरे में चली गई। कार्तिक भी उठकर उसके पीछे पीछे कमरे में आया और बोला, नीति, तुम्हें ये व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप हक दें या फिर ना दें इस व्रत को रखने का, लेकिन जब मम्मी चाहती हैं तो मैं उनकी इच्छा अनुसार आपके लिए पूरी श्रद्धा से इस व्रत को रखूंगी। एक पत्नी होने के नाते ये मेरा अधिकार है, जिसको आप भी नहीं छीन सकते, क्योंकि आप माने या ना माने, पति हैं आप मेरे। नितिभा एक सांस में सब कुछ बोल चुकी थी, जो भी कार्तिक के लिए उसके मन में एहसास भरा था। ये सब सुनकर कार्तिक वहां से चला गया और नितिभा लंबी सांस भरकर तैयार होने लगी। अगले दिन सुबह से ही व्रत को लेकर शाम की तैयारी में जुट गई। आखिर ये उसका पहला करवा चौथ जो था। सुनो नीति बेटा, चांद तो आ गया, मगर ये कार्तिक किधर है? फोन लगाओ तो जरा उसको। ऊपर छत से आती संगीता जी की आवाज से नितिभा अंदर ही अंदर टूट रही थी। कैसे कुछ कहे वो उस इंसान से जो उसे स्वीकारने को भी तैयार नहीं था। तभी बाहर गेट पर किसी के अंदर आने की आहट पाकर वह बाहर निकली, तो कार्तिक तो अपलक नितिभा को निहारता ही रह गया। आज वह अपनी शादी के उसी जोड़े में थी जिसमें उसने नजर उठाकर उसकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा था। चलिए न छत पर, चांद निकल आया है। चांद की आरती के बाद मुझे आपकी भी आरती उतारनी है। मम्मी कब से आवाज दे रही हैं। इतना कहकर वो छत पर जाने लगी और कार्तिक ठीक उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी कार्तिक ने ध्यान दिया कि लहंगे में सजी नितिभा को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। खुद को कार्तिक की बाहों में पाकर नितिभा की आंखों में आंसू भर आए। तभी कार्तिक ने उसे टोकते हुए कहा, बस करो नीति, बिना रोई भी बहुत सुंदर लग रही थी और रोने से तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। तुम्हारे प्यार और अच्छाई के सामने तो मैं पहले ही अपना दिल हार चुका हूँ। पूजा के बाद दोनों नीचे आए और साथ साथ संगीता जी और धवल जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद कार्तिक ने संगीता जी से नितिभा को अपने साथ बाहर ले जाने की इजाज़त मांगी और साथ ही ये भी कहा कि वह रात में उनका इंतजार ना करें और आराम से सो जाएं, जिसके लिए वो सहर्ष राजी हो गए। नितिभा भी लगातार कार्तिक के बदले व्यवहार को देख रही थी। कार्तिक अपने मम्मी पापा से इजाज़त लेकर नितिभा को साथ लेकर घर से निकल पड़ा। बहुत देर तक चलते रहने और एक अनजाने रास्ते पर जाते देख नितिभा ने कार्तिक से पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं हम? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, एक नया सफर शुरू करने। कुछ दूर और चलने पर दोनों एक सुंदर से फार्म हाउस के सामने थे। नितिभा कार्तिक के साथ अंदर पहुंची तो कार्तिक उसे एक कमरा दिखाते हुए बोला, तुम कमरे में जाकर बैठो, मैं अभी मेन गेट बंद करके आता हूँ। नितिभा कुछ देर बाहर खड़ी चारों ओर देखती रही। फिर जैसे ही उसने गेट खोला तो वह कमरे की सजावट को देखकर चौंक गई। फिर कुछ सोचकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं।
कि तभी कार्तिक ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। नितिभा खुद को उसकी मजबूत बाहों से छुड़ाने लगी, लेकिन कार्तिक ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब जब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तो अब तो नहीं छोड़ सकता। नितिभा तो कब से यही सुनना चाहती थी। कार्तिक उसे बेहताशा चूमने लगा। कार्तिक के प्यार का जुनून नितिभा को पिघलाने लगा और वो भी कार्तिक के प्यार में डूबने लगी थी। आज वो दोनों एक हो चुके थे। कार्तिक ने सुबह तक नितिभा को अपनी बाहों से निकलने ही नहीं दिया। अगले दिन की सुबह बड़ी ही लुभावनी थी। गम के बादल छट गए थे और नितिभा को उसका प्यार मिल चुका था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।